तेल अवीव से आ रही ताजा खबरें इजराइल की राजनीति और युद्ध रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आईडीएफ के चीफ ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कह दिया है कि डील टेबल पर रखी है, हमास समझौते के लिए तैयार है, सीज फायर के लिए तैयार है और अगर इसे स्वीकार नहीं किया गया तो इजराइल को केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इससे पहले आईडीएफ के ही सूत्रों ने कहा था कि गाजा पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। जो योजना 7 अक्टूबर से पहले रची गई थी कि गाजा को कुछ ही महीनों में नियंत्रण कर लिया जाएगा, वो अब असंभव लग रहा है। यहां तक कि खुद इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा पर कब्जा करने में सालों लग जाएंगे और इसके बदले में दुनिया भर में सिर्फ बदनामी ही हाथ लगेगी। वायनेट में छपा एक ज़ायनिस्ट पत्रकार का आर्टिकल भी यही कहता है कि नेतन्याहू के सामने सबसे बेहतर विकल्प जंग को खत्म करना है और डील स्वीकार करना है। वही इजराइल की सड़कों पर हालात लगातार गर्म होते जा रहे हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों में जनता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी हुई है। बार बार हाईवे जाम हो रहे हैं। ये जनता गाजा के पक्ष में नहीं बल्कि इस हकीकत को समझते हुए प्रदर्शन कर रही है कि जितना लंबा युद्ध खिंचेगा उतना ही नुकसान होगा और जो बचे हुए बंधक हैं उनके जीवित लौटने की संभावना खत्म हो जाएगी। आर्मी का चीफ समझौते की सलाह दे रहा है। पत्रकार लेख लिख रहे हैं कि युद्ध रोकने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है। इस बीच ट्रंप नया सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस आधार पर। गाजा पर कब्जा करना तो संभव नहीं है, हमास को पूरी तरह खत्म करना वो भी संभव नहीं है। तो क्या ट्रंप किसी समझौते की तरफ इशारा कर रहे हैं? फिलहाल ये साफ नहीं है और जैसे कि ट्रंप के बयानों का इतिहास रहा है, उनके शब्द कब किस तरफ मुड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता। अब नजर डालते हैं यमन की तरफ। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया जो अपने निशाने पर जाकर लगा था। इसके जवाब में इजराइल ने यमन में बमबारी की। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में देखा जा सकता है कि बमबारी के बीच आग लगी हुई थी, लेकिन हूती समर्थक लोग खुलेआम नाच रहे थे। दरअसल यमन लंबे समय से युद्ध और तबाही झेल चुका है और वहां के लोग इजरायली हमलों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हूती समूह ने ऐलान किया है कि वो बदला जरूर लेंगे और जल्द ही इजराइल पर और मिसाइल दागेंगे। लेबनान की बात करें तो वहां लगातार कोशिशें हो रही हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएं। नेतन्याहू कह रहा है कि इजराइल इसमें उनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में अपने हथियार नहीं डालेंगे। सीरिया में भी हालात पेचीदा हैं। इजराइल और सीरिया के बीच संभावित समझौते की खबरें स्थानीय अखबारों में लगातार छप रही हैं। अमेरिका का दावा है कि सितंबर तक दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौता हो सकता है, लेकिन इजरायली पत्रकार बराक डेविड ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि उनके सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ बातचीत तक सीमित है। असल समझौते के दूर से दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते हैं। वहीं जिस तरफ जुलानी पहले ही इजराइल के साथ समझौता कर चुका है और कब्जे वाला इलाका इजराइल के हाथ सौंप चुका है, उससे साफ हो जाता है कि अगर समझौता होता भी है तो सीरिया को हाथ कुछ नहीं लगेगा। हो सकता है आर्थिक मदद मिले जैसे यूरोप और अमेरिका से आ रही है, लेकिन जमीन और असल फायदा सिर्फ इजराइल के पास ही रहेगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि मोर्चे पर युद्ध जारी है, लेकिन इजराइल के अंदर और बाहर दोनों जगह दबाव बढ़ रहा है कि इस लड़ाई को खत्म कर किसी समझौते की तरफ बढ़ा जाए। बगदाद से आई एक बड़ी खबर ने पूरे पश्चिम एशिया में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका ने इराक से अपनी सैनिक टुकड़ियों को वापस बुला लिया है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह वापसी कोई सामान्य सैन्य पुनर्गठन नहीं है, बल्कि अमेरिका की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके आर्मी बेस ईरान के निशाने पर आ जाएं, इसलिए संभव है कि उसने पहले से ही अपनी टुकड़ियां हटा ली हो और यह अभी सिर्फ अंदेशा है। लेकिन एक बात साफ है, ईरान और इजराइल का टकराव खत्म नहीं हुआ है और किसी भी वक्त दोबारा भड़क सकता है। गाजा में चल रहा युद्ध इस बड़े टकराव के लिए एक कबर भी बन सकता है। इसी बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने ओआईसी की बैठक में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल से सस्पेंड कर देना चाहिए। उनका तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों में यह साफ लिखा गया है कि जो देश बार बार युद्ध अपराध करे और संयुक्त राष्ट्र के आदेशों की अवहेलना करे उसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या तुर्की ने अपने व्यापारिक रिश्ते इजराइल से खत्म कर दिए हैं? क्या तुर्की ने इजराइल के साथ अपनी तिजारत रोक दी है? यहां सवाल उठता है कि जब रिश्ते वैसे ही बने हुए हैं तो यह सब बयानबाजी महज जनता को दिखाने के लिए है।
याद दिला दें कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर पहले भी चर्चा हुई थी जब उन्होंने यूक्रेन में मारे गए बच्चों के लिए पुतिन को एक पत्र लिखा था। सवाल ये उठाया गया था कि क्या मेलोनी गाजा के बच्चों के लिए भी ऐसा पत्र लिखेंगी। अब तुर्की की फर्स्ट लेडी ने मेलोनी को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे अपील की गई है कि वो गाजा के बच्चों के लिए भी आवाज उठाएं। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? तुर्की की असली भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था तो तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा था, लेकिन वही तुर्की आज फिलिस्तीन को कोई सैन्य मदद क्यों नहीं भेज रहा है? अगर पाकिस्तान को ड्रोन भेज सकते हैं तो फिलिस्तीन को क्यों नहीं? साफ है कि मुस्लिम उम्मा का नाम सिर्फ आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में इनके फायदे अमेरिका और यूरोप से जुड़े हैं, इसलिए ये देश बयानबाजी तो करते हैं लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। इसी बीच गाजा में पत्रकारों की हत्या ने दुनिया को हिला दिया है। पूरी दुनिया ने लाइव देखा है कि कैसे मीडिया को निशाना बनाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि संयुक्त राष्ट्र की सेना हस्तक्षेप करके जंग को रोक देती, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ट्रंप का बयान फिर से चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ गाजा में हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ और वो इससे खुश नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये लड़ाई 2-3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी और इसे हजारों साल पुराना संघर्ष करार दे दिया। ट्रंप का यह दावा इतिहास और तथ्यों से बिल्कुल अलग है। यह संघर्ष हजारों साल पुराना नहीं है। असल सच यह है कि 1948 के बाद से इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की धज्जियां उड़ाई, फिलिस्तीनी जमीनों पर कब्जा किया है, लोगों के घरों को तबाह किया है और तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यही है कि क्या कोई ताकत इस कब्जे को रोक पाएगी या दुनिया सिर्फ ट्रंप जैसे नेताओं के बयानों और तुर्की जैसे देशों की बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी। वॉशिंगटन की सियासत और अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव पर तीसरा सवाल खड़ा हो गया है। आज दुनिया में किसी को भी एंटीसेमिटिक कहकर तख्ते पर चढ़ा देना आसान हो गया है। कोई भी इजराइल के खिलाफ नारा लगाए तो उसे तुरंत यहूदियों का दुश्मन बता दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि अमेरिका के ही टेक्सास से कांग्रेस के लिए खड़ी उम्मीदवार वेंटलेरी गोमेज को खुलेआम वीडियो बनाती हैं जिनमें वो कुरान को आग लगाती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिलियंस लोग देख चुके हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये दोहरे मापदंड साफ कहते हैं कि नफरत फैलाने वालों को छूट दी जा रही है, लेकिन अगर किसी ने फिलिस्तीन के पक्ष में बोल दिया, इजराइल के खिलाफ आवाज उठा दी, तो उसे तुरंत एंटीसेमिटिक करार दे दिया जाता है। सवाल यही है कि कुरान को जलाने पर चुप्पी क्यों और इजराइल की आलोचना करने पर तुरंत कार्यवाही क्यों? यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, जब जंग में पत्रकार और आम नागरिकों को मारा जा रहा है, तो अमेरिका के नेताओं की सहानुभूति केवल बयानबाजी तक सीमित रह जाती है। असल में उनका रवैया यही साबित करता है कि उन्हें इन मौतों का कोई दुख नहीं है। उल्टा वो इसे अपनी राजनीति और वैश्विक ताकत बनाए रखने के लिए एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं। जितनी बार वो मानवता की बात करते हैं, उतनी ही बार वो खून उनके अपने दामन से टकराकर जमीन पर दिखाई देता है। अमेरिका की राजनीति आज ऐसे लीडरों के हाथ में है जो दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका की बदकिस्मती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।